गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा किसी के नाम को कहते हैं, यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य को और चित्र को ध्यान से देखिए। स्नेहा पुस्तक पढ़ रही हैं। तो इस वाक्य में आपका स्नेहा व्यक्ति का नाम है, पुस्तक वस्तु का नाम है, यानी कि स्नेहा और पुस्तक दोनों ही आपके क्या है, संज्ञा शब्द। चलिए संज्ञा के भेदों को जानते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो चलिए इनको विस्तार से जानते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, हमने हिंदी में बातचीत की। इस वाक्य में भाषा कौन सी है, यानी कि भाषा का नाम है हिंदी। तो किसी भी व्यक्ति का नाम, वस्तु, स्थान या विशेष का नाम अगर दर्शाया जाता है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं ना। तो किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु का नाम हो, जैसे यहाँ पे आपका पर्वत, पर्वत क्या है, हिमालय, और हिमालय वाला पर्वत है, तो ये आपका हिमालय शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल यमुना के किनारे हैं। ताजमहल पूरी दुनिया में एक ही है और ये यमुना नदी के किनारे हैं। तो यमुना नदी, यमुना और ताजमहल ये दोनों शब्द आपके व्यक्तिवाचक हैं, क्योंकि ये किसी विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी कि किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान आदि के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कुछ और उदाहरण देखिए। भारत, सूर्य, मदर टेरेसा, जापान, सोमवार, स्वतंत्रता दिवस। अब यहाँ पे जितने भी आपके शब्द हैं वो किसी विशेष की ओर इशारा कर रहे हैं, यानी ये सारे शब्द आपकी पूरी दुनिया में केवल एक ही है, इसलिए इनको हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा भेद है आपका जातिवाचक संज्ञा। मक्खियाँ गंदगी फैलाती हैं। तो यहाँ पे मक्खियों की कोई प्रजाति नहीं लिखी हुई है, यानी कि मक्खियाँ आपका यहाँ पे कॉमन है, किसी के लिए भी कहा गया है, यानी कि ये आपकी जाति को दर्शाता है मक्खियों की। तो ये शब्द आपका होगा जातिवाचक संज्ञा। कंप्यूटर खराब हो गया। कंप्यूटर का मॉडल नहीं यहाँ पे लिखा हुआ, इसलिए आपका ये जाति का बोध करा रहा है, इसलिए आपका ये जातिवाचक संज्ञा है। घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ पे घोड़ा, जानवरों की भी बहुत सारी प्रजातियाँ होती है, घोड़ा, हाथी, कुत्ता, इन सब की प्रजातियाँ होती हैं, इनको अलग अलग प्रजातियों में बांटा गया है। पर यहाँ पे घोड़ा के आगे कोई प्रजाति नहीं लिखी हुई है, इसलिए आपका ये जाति का बोध कराता है, यानी ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। तो जिस संज्ञा शब्द से किसी प्राणी, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अन्य उदाहरण देखिए। पक्षी, पक्षी का भी यहाँ पे कोई नाम नहीं है ना। तो यहाँ पे आपका पक्षी कॉमन है, किसी भी पक्षी के लिए कहा जा सकता है पक्षी, इसलिए आपका जाति का बोध कराता है, यानी जातिवाचक संज्ञा। तो पक्षी है, फूल है, पाठशाला, फल, भाषा, नदी, ये सारे शब्द आपको जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए इनको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद हैं, यानी कि विद्वानों के अनुसार जातिवाचक संज्ञा को 2 भागों में बांटा गया है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो, यानी कि वो वस्तु किस चीज़ से बनी हुई, किस पदार्थ से बनी हुई है, इसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पेट्रोल, दूध, चीनी, चांदी, आटा, तेल, लोहा, ये सारे ही शब्द या सारे ही वस्तु आपके किसी न किसी पदार्थ से बने हुए हैं, यानी ये द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भाग है, यानी दूसरा भेद है समूहवाचक संज्ञा। समूह का अर्थ है ग्रुप। जो शब्द किसी समूह या समुदाय का बोध कराते हैं उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी अगर यहाँ पे आपका एक चाबी होता, एक सिंगल चाबी होती तो वो चाबी कहलाती, पर यहाँ पे बहुत सारी चाबियाँ इकट्ठी हैं तो ये बन गया आपका गुच्छा। ठीक है। समूहवाचक संज्ञा। भीड़, यदि एक व्यक्ति होता तो उसे हम आदमी कहते हैं, औरत कहते हैं, बच्चा कहते हैं, पर यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं तो यानी ये सब मिलके बन गए हैं भीड़। परिवार, गुच्छा, दल, गड्डी, गट्ठर, मंडली, जुलूस, ये सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं बनाई बल्कि बहुत सारे लोगों के द्वारा बना हुआ
ग्रुप है, इसलिए हम इसको कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। अंतिम भेद है आपका संज्ञा का भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में हमें किसी भी व्यक्ति के भाव, गुण, दोष, दशा या फिर स्वभाव के बारे में पता चलता है। और ये जो आपके भाववाचक वाले शब्द हैं उनको हम केवल महसूस कर पाते हैं। यानी आपका यहाँ लिखा हुआ है मनीषा को प्यास लगी है, तो प्यास, यहाँ पे हम प्यास शब्द से ही महसूस कर सकते हैं कि हाँ उसकी क्या हालत होगी उसको जब प्यास लग रही है। तो हमें अपने देश से प्रेम है, प्रेम, प्रेम शब्द भी आपका भाववाचक संज्ञा है। मुझे गर्मी लग रही है, गर्मी को हम महसूस करते हैं, इसलिए ही आपका ये भाववाचक संज्ञा है। कुछ और उदाहरण देखते हैं। सर्दी, गर्मी, बुढ़ापा, बचपन, सुंदरता, खुशी। तो यहाँ पे कुछ शब्द तो आपके बिल्कुल आपको देखने से पता चल जा रहा है कि यहाँ पे किस भाव को बताया जा रहा है, पर कुछ भाव हैं जो आपको केवल महसूस करने पड़ रहे हैं। यानी यहाँ पे जो सर्दी है, ठंडक है, हम उसको जब महसूस करेंगे और ख़ुद को वहाँ पे सपोज करके फील करेंगे कि हाँ हम भी वहाँ पर हैं, तो उस टाइम पे आपको सर्दी और ठंडक का अंदाज़ा लग सकेगा। ठीक है। अब यहाँ पे आपकी भाव यानी महसूस करने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। कुछ शब्द आपके भाववाचक में ऐसे भी होते हैं जो व्यक्ति के गुण, दोष इनको भी दर्शाते हैं। जैसे सोहन बहुत ईमानदार है, तो ईमानदार शब्द आपका व्यक्ति का गुण है, तो ईमानदार शब्द आपका गुण है, इसलिए आपका इसका भाववाचक संज्ञा रूप होगा ईमानदारी। ठीक है। तो यहाँ पे आपके भाववाचक संज्ञा व्यक्तियों के गुण, दशा, दोष, स्वभाव को दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं आपको पाठ कितना समझ आ गया है। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान अथवा भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। हम संज्ञा पढ़ रहे हैं तो इसका सही उत्तर है नाम वाले शब्द यानी संज्ञा। संज्ञा के भेद होते हैं 3, 4 या 5। आपको शुरुआत में बताया गया है संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। वो तो विद्वानों के अनुसार है। आपके जातिवाचक के आधार पर 2 भाग जो कि थे द्रव्यवाचक और समूहवाचक। वैसे आपकी संज्ञा में 3 भेद हैं। तो बच्चों आपका आज का गृह कार्य यही है कि आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में लिखने, याद करने हैं। अगली कक्षा में हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।